हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो है थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग मेटाफेजिक क्रोमोसोम बोलते हैं। मेटाफेजिक क्रोमोसोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम मिलता है वो हाईली कंडेंस्ड होता है, हाईली कंडेंस्ड। ठीक है, इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं। और हाईली कंडेंस्ड कहाँ पे दिखता है हम लोग को? जब सेल डिवीज़न होते रहता है तो मेटाफेज में दिखता है, मेटाफेज। ठीक है, तो मेटाफेज में देखने को मिलता है, इसी के लिए इसको हम लोग मेटाफेजिक क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या क्या अभी तक पढ़ करके आ चुके हैं। सबसे पहले तो डीएनए पढ़े थे। ठीक है, डीएनए क्या होता है? इसका जो डायमीटर होता है वो 2 नैनोमीटर का होता है। इसके बाद क्या बना था? हमारा न्यूक्लियोसोम बना था। न्यूक्लियोसोम कैसा था? ये एक बीड लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, बीड ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये इसका डायमीटर कितना था? 11 नैनोमीटर। उसका हम लोग क्या पढ़ गए हैं सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? सोलिनॉइड। ठीक है, सोलिनॉइड कितना था? हमारा 30 नैनोमीटर का डायमीटर का था। वो कैसा था? कुछ ऐसा ऐसा था। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मेटाफेजिक क्रोमोसोम कैसे बनता है। तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है, एक हमारा लूप बनता है। लूप किसका बनता है? इसी सोलिनॉइड का लूप, सोलिनॉइड, लूप ऑफ सोलिनॉइड। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है वो कुछ होता है 300 नैनोमीटर का। ठीक है, जब ये लूप बन जाता है इसके बाद एक बनता है स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड। ठीक है, इस स्कैफोल्ड को जो स्ट्रक्चर है इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 700 नैनोमीटर। ठीक है, इसके बाद बनता है हमारा मेटाफेजिक क्रोमोसोम। और उसका डायमीटर कितना होता है? उसका डायमीटर होता है 1400 नैनोमीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे हम लोग थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचे। सबसे पहले डीएनए जो था वो 2 नैनोमीटर का डायमीटर का बहुत लंबा स्ट्रक्चर था। ठीक है, और वही कंडेंस होते 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 कैसा हो गया? 1400 नैनोमीटर का डायमीटर हो गया। तो सोच सकते हैं कितना कंडेंस हुआ होगा क्रोम जो डीएनए है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग लूप। ठीक है, लूप के बारे में जानते हैं कि लूप कैसे बनता है। सबसे पहले देखिए, ये जो सोलेनॉइड था, ठीक है, ये सोलेनॉइड कैसा है? ऐसा स्ट्रक्चर है। अब इसी का लूप कैसे बनता है? लूप मतलब अब ये गोला गोला हो जाएगा। जैसे एक सोलेनॉइड है, बस इसी सोलेनॉइड का ही जब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन गया तो ये क्या हो गया? लूप हो गया। ठीक है, जब सोलेनॉइड और कंडेंस होता है तो उसको लूप बोल देते हैं। ठीक है, अब लूप के बाद हम लोग जो स्कैफोल्ड होता है, ठीक है, स्कैफोल्ड का पढ़ते हैं। ठीक, और यहीं पे जब लूप बनता है तो यहाँ पे कौन सा प्रोटीन आता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अब यहाँ से नॉन हिस्टोन प्रोटीन काम करना चालू कर देता है लूप बनाने के लिए। ठीक है, अब लूप बना लिया, उसमें भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन आया। उसके बाद जो स्ट्रक्चर स्कैफोल्ड बनाता है उसमें तो जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है उसका बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग स्कैफोल्ड। ठीक है, स्कैफोल्ड, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अभी जो हम लोग जस्ट स्ट्रक्चर देखें वो क्या था? ये था हमारा लूप। ठीक है, ये प्रॉपर अरेंजमेंट में तो नहीं है, कैसे भी है, छोटा बड़ा। ठीक है, ये जो हमारा जो सोलेनॉइड था उसी का लूप बना हुआ है। अब स्कैफोल्ड कैसे बनता है वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, जैसे कोई भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, वो एक बेस बना दिया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये एक बेस है। ठीक है, और ये बेस किसका होता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बेस हो गया। अब क्यों बेस बनाते हैं? ताकि ये जो स्ट्रक्चर है ये तो अभी ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है, तो इसी को चिपका करके रखेंगे और कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब जैसे अब ये तो बेस हो गया।
अब ये जो बना हुआ होता है किससे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। अब देखिए कैसे इसमें अटैच होता है। देखिए ये जो लूप है हमारा, वो लूप आया, इसके साथ अटैच हुआ, कुछ फोल्ड लिया, कुछ टर्निंग उधर ले जा करके, कुछ ऐसे ऐसे आकर के ऐसे चिपक गया। ठीक है, ऐसे आकर के इस स्कैफोल्ड में लग गया। तो ये जो स्ट्रक्चर या फिर बेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल स्कैफोल्ड। अब सेंट्रल स्कैफोल्ड क्यों बोलते हैं वो भी अभी जस्ट समझ आ जाएगा। देखिए ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, लंबा सा बेस, उस पर आकर के ये बेस जो बना हुआ है किसी नॉन हिस्टोन प्रोटीन सबसे मिल करके बना हुआ है, और इसके आप ऊपर आकर के ये जो लूप है वो ऐसे करके अटैच हो गया। तो देखिए अब ये यहाँ पे ज़्यादा स्पेस ले रहा था, बट यहाँ पे जब आकर के चिपक गया, अटैच हो गया, तो ये अब ये थोड़ा स्पेस कम लेने लग गया। ठीक है, अब देखिए ये जो जगह है जहाँ पे ये आकर के चिपक रहा, जो अटैचमेंट हो रहा इस जगह पे, जो पूरा पूरा सेंट्रल स्कैफोल्ड में तो नहीं ना, पूरा आकर के जो हमारा सोलेनोइड का जो लूप है, सोलेनोइड का लूप, वो तो नहीं चिपका हुआ, बस कुछ कुछ जगह में ही चिपका हुआ। तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डीएनए है वो आकर के बाइंड होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, डीएनए बाइंड हो रहा है किसके साथ, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब जहाँ पे बाइंड हो रहा है जो ये सेंट्रल स्कैफोल्ड है उसमें, तो उसको हम लोग बोलते हैं SAR। ठीक है, अब ये जो है हमारा जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, इसमें क्या क्या हो सकता है, या तो डीएनए, क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज, या फिर टोपोआइसोमरेज, ऐसे कुछ कुछ एंजाइम्स या फिर जो प्रोटीन्स है वो आकर के यहाँ पे बनाते हैं इसको, सेंट्रल स्कैफोल्ड को। इसमें एक और प्रोटीन है जिसको हम लोग बोलते हैं SMC प्रोटीन। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है इस SMC प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये SMC प्रोटीन क्या होता है, और कैसे, मतलब इसका क्या रोल है इस सेंट्रल स्कैफोल्ड में। ठीक है, देखिए SMC प्रोटीन, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो इस नाम से हमको क्या पता चल रहा है कि जो स्ट्रक्चर होता है किसका, क्रोमोसोम का, उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो SMC प्रोटीन का काम क्या है, जो क्रोमोसोम का है स्ट्रक्चर उसको मेंटेन करके रखना। चलिए तो देखते हैं कैसे ये काम करता है अपना। सबसे पहले देखिए एक ये होता है, क्या होता है हमारा क्रोमैटिन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रोमैटिड। ठीक है, और जब ये डबल होता, जैसे ये क्या हो गया, ये एक क्रोमैटिड हो गया, ये हो जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो यहीं पे काम आता है हमारा किसका, SMC प्रोटीन्स का, कि कैसे इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो इस SMC प्रोटीन भी दो टाइप का होता है। ठीक है, 2 टाइप्स। सबसे पहला है कोहेसिन। कोहेसिन्स, कोहेसिन वर्ड से हम लोग क्या समझ रहे हैं, किसी चीज़ को चिपका करके रखेगा। तो जो ये सिस्टर क्रोमैटिड है, इस दोनों को ये एक साथ अटैच करके रखता है, मतलब इसको चिपका करके रखता है, अलग जाने नहीं देता। ठीक है ना, इसको एक साथ बाइंड करके रखता है। तो ये क्या करके रखता है, बाइंड्स, या फिर अटैचेस, या फिर कीप्स सिस्टर क्रोमैटिड
टुगेदर। ठीक है, ये कोहेसिन क्या काम करता है, दोनों जो दो सिस्टर क्रोमेटिड है उसको एक साथ चिपका करके रखता है। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है कंडेंसिन। कंडेंसिंस मतलब क्या, किसी भी चीज़ को कंडेंस करके रखना। अभी जस्ट हम लोग देखें जो डीएनए होता है वो बहुत लार्ज से धीरे धीरे कंडेंस होकर रहता है, कंडेंस फॉर्म में, और मेटाफेजिक क्रोमोसोम तो और कंडेंस रहता है। जैसे इतना बड़ा डीएनए था, वो कंडेंस होते होते इतना रह गया। अगर कोई चीज़ उसको कंडेंस करके नहीं रखे तो वो क्या होगा, फिर से खुल सकता है। तो वहीं पे रोल आता है कंडेंसिन का, जो क्या करता है, जो सारा डीएनए उसको कंडेंस करके रखता है। तो ये क्या करता है, condenses or keeps the chromosome in condense form। कंडेंस फॉर्म में रखता है ये क्रोमोसोम को, ताकि वो खुले नहीं। ठीक है, तो ये दोनों का रोल पता हो गया। अब देखते हैं, ये तो टाइप हो गया, अब ये कैसे काम करता है वो देख लिए। हम लोग देखते हैं एसएमसी प्रोटीन का क्या क्या फंक्शंस होता है, या फिर बोले तो हम लोग देखते हैं कि कैसे एसएमसी प्रोटीन काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एसएमसी प्रोटीन होता है वो होता है एनर्जी डिपेंडेंट। तो इसीलिए एसएमसी प्रोटीन को क्या बोलते हैं, एसएमसी प्रोटीन इज ए टाइप ऑफ एनर्जी डिपेंडेंट प्रोटीन है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एटीपेज। क्यों, क्योंकि एटीपी का यूज़ करके ये एनर्जी लाता है। एटीपी का यूज़ करके कैसे लाता है, जैसे एटीपी है, इसको ब्रेक डाउन करता है एडीपी प्लस फॉस्फोरस में। तो ये क्या होता है, इससे कुछ एनर्जी रिलीज होगा। जब एनर्जी रिलीज होता है तो उसी का यूज़ करके वो या तो कंडेंस करके रखता है या फिर दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को अटैच करके रखता है। ठीक है, और उसके बाद देखें तो कैसे काम करता है। तो इसके पास तो सबसे पहले हो जाता है एन टर्मिनल डोमेन होता है, उसी को बोलते हैं एन टर्मिनल वॉकर ए डोमेन। ठीक है, अब हम लोग पिछला लेक्चर्स में पढ़े थे कि जहाँ पे एन टर्मिनल होता है वो किसके साथ बाइंड करता है, डीएनए के साथ बाइंड करता है। तो ये किसके साथ बाइंडिंग करेगा, न्यूक्लियोटाइड। क्यों, क्योंकि जो डीएनए में होता है उसके पास न्यूक्लियोटाइड होता है। तो ये क्या करता है, डीएनए के साथ बाइंडिंग करता है। ठीक है, और फिर दूसरा होता है जब एन टर्मिनल है, प्रोटीन है, तो एन टर्मिनल के साथ क्या होगा, सी टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं सी टर्मिनल वॉकर बी डोमेन। तो जब एन टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंडिंग कर रहा है तो ये जो बी टर्मिनल है ये क्या करता है, प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोटीन यूज होता है उसको कैटालिस्टिक या फिर कैटालाइटिक डोमेन बोलते हैं। इस डोमेन को कैटालाइटिक डोमेन। ठीक है, और इसके साथ एक और होता है हिंज रीजन। ठीक है, हिंज रीजन क्या करता है कि जब ये प्रोटीन जब एक्टिवेट हो गया, बाइंड कर गया, तो क्या कर सकता है, जैसे यहाँ पे पढ़े हैं हम, जस्ट अभी पढ़े कि ये क्या कर रहा है, एक कॉइल के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यही क्या होता है, हिंज रीजन जब एक्टिवेट होता है तो ऐसे कॉइलिंग देता है। ठीक है, कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ये हिंज रीजन। ठीक है, हिंज रीजन बोल दिए। कैसे काम करता है हम लोग वो देख लिए ना, एन टर्मिनल वॉकर डोमेन है, सी डोमेन वॉकर बी डोमेन, फिर हिंज रीजन है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि जो स्कैफोल्ड है वो कैसे काम किया। ठीक है, अब देखते हैं कि जो स्कैफोल्ड का जो सेंट्रल स्कैफोल्ड क्या था उसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए जो स्कैफोल्ड हम लोग बनाए थे वो कुछ ऐसा था, ये हो गया बेस हमारा। ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके डीएनए रैप था। ठीक है, ऐसे ऐसे करके डीएनए अटैच था। अब इसको हम लोग सेंट्रल स्कैफोल्ड क्यों बोले, उसका रीज़न अब अभी जस्ट आप लोग को समझ आएगा। ये जो स्कैफोल्ड बना, या अब ये बाइंडिंग कर, मतलब अब ये रोटेट कर और कंडेंस होता है। तो और कंडेंस कैसे होगा, जब ये राउंड करेगा।
तो जब राउंड करेगा तो एक स्ट्रक्चर जैसे बनाएगा ऐसे। ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना ले। जैसे ये एक स्ट्रक्चर ऐसे है, देखिए ये क्या हुआ, जो सेंट्रल स्कैफोल्ड, अगर हम एग्जांपल से समझे कि ये अगर ये है हमारा, जैसे ये हमारा सेंट्रल स्कैफोल्ड है, ठीक है, ये सेंट्रल स्कैफोल्ड है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे डीएनए अटैच्ड है। अब क्या होता है कि ये जो स्कैफोल्ड है, अब ये फोल्डिंग चालू करता है, सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे फोल्ड करता है, ठीक है। जब ये ऐसे से फोल्ड कर रहा है तो क्या होगा कि इसके साथ जो ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो भी तो मुड़ेगा ना, क्योंकि जैसे देखिए जैसे अब ये फोल्ड हुआ तो इसके ऊपर भी ऐसे ऐसे डीएनए है। ये ऐसे जब फोल्ड हुआ तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे डीएनए लगा हुआ, तो कैसा स्ट्रक्चर देगा, ऐसा फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर। देखिए ये सेंट्रल में आ गया, इसके ऊपर ऐसे ऐसे फ्लावर टाइप से। अब यही क्या होता है, ऐसे 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 और कंडेंस होते जाता है, ऐसे ऐसे घूमते जा, तो ये क्या हो गया, और कंडेंस हो रहा है। तो इसी के ऊपर एक और स्ट्रक्चर ऐसे बनते चला जाता है। हम लोग को क्या दिखता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया, और कंडेंस हो गया। अगर मान लीजिए ये इतना बड़ा था, अब ये कंडेंस हो गया, इतना छोटा हो गया, तो ये क्या हो गया, और कंडेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसी तो अब ये जो रीजन था, क्या था, ये प्रोटीन का था, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब ये किधर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, इसी के लिए इसको सेंट्रल स्कैफोल्ड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, और इसका कंडेंसेशन होता है, और कंडेंस होता है, तो फिर ये क्या बना रहता है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम। और मेटाफेजिक क्रोमोसोम कैसा देखने को मिलता है हम लोग को, कुछ इस प्रकार से। ये क्रोमोसोम हो गया, अगर यही अगर मतलब डबल हो गया तो ये क्या आ जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड। तो हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग क्रोमोसोम का नेक्स्ट वीडियो में। बट इन दोनों का अब क्या होता है, डायमीटर 1400 नैनोमीटर हो जाता है। तो अब हम लोग देखें कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, कि जो डीएनए था वो 2 नैनोमीटर उसका डायमीटर था, और वो बहुत लंबा होगा। बट जब ये क्रोमोसोम बना, मेटाफेजिक क्रोमोसोम, तब इसका डायमीटर कितना हो गया, मात्र मतलब ज़्यादा बढ़ गया, नैनोमीटर डायमीटर ज़्यादा हो गया, कंडेंस पूरा हो गया, तो क्या हो गया, इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। इसलिए हम लोग को अब ये विजिबल हो जाता है, ठीक है। हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे क्रोमोसोम का नेक्स्ट वीडियो में।